हेलो एवरीवन, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है बाकी के 2 लेक्चर जो हमने लेकर आया था उसमें जो है बेसिक सेल का इंट्रोडक्शंस और जो है कंपोनेंट ऑफ द सेल के बारे में हम डिस्कस किए। आज का जो लेक्चर है हमारा तीसरा लेक्चर है जो कंपोनेंट ऑफ द सेल से रिलेटेड है। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में जो है हमने डिस्कस किया था कि कंपोनेंट ऑफ द सेल क्या क्या है, जिसमें 3 पॉइंट सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और न्यूक्लियस के बारे में हमने डिस्कस किया। न्यूक्लियस में हमने भी 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया। पहला सेल न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और उसके बाद क्रोमैटिन। एक पॉइंट इसमें ध्यान देना दोस्तों कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म जिसको हिंदी में हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, उसमें क्या होता है, एक क्रोमैटिन पाया जाता है। ठीक है, क्रोमैटिन क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे चल करके यही क्रोमैटिन जो है जब सेल डिवीज़न होता है उस समय जो है वो क्या होता है, वही चीज़ जो है अलग, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो अलग हो जाती हैं और छोटी और मोटी रॉड टाइप में जो है वो डिवाइड हो जाती है, जिसे नाम दिया गया क्रोमोजोम। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे आखिर में क्रोमोजोम क्या होता है। ठीक है, क्रोमोजोम को हम अगर बात करें तो इसको हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। ठीक है, कई बार ये चर्चा में आता है कि क्रोमोजोम या गुणसूत्र क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो काफ़ी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि क्रोमोजोम क्या होते हैं। तो ये जो है छोटी और मोटी जैसे एक छड़ जैसी इसकी संरचना होती है जो क्या करती है, ये जो बेसिकली जो है ये क्या, जैसे डीएनए इसमें पहली चीज़ तो ये समझिए ये बना किससे है। ठीक है, इसका फॉर्मेशन क्या है। तो अगर हम बात करें ये बना है तो याद रखिएगा डीएनए प्लस एक हिस्टोन नामक जो है प्रोटीन है, इससे ये मिल करके बना है। ठीक है, आप अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, यानी कि ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है। डीएनए का हमने जो स्ट्रक्चर भी बनाया था वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया, तो ये याद रखिएगा कि किससे बना होता है। अब क्या होता है, इसका बेसिक काम ये होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो है क्रमागत जो है ये जो भी इंफॉर्मेशन है उनसे रिलेटेड उसको जो है ट्रांसफ़र करना। वो इंफॉर्मेशन कैसा होगा, वो इंफॉर्मेशन जो है क्रोमोजोम से रिलेटेड होंगे। ठीक है, यानी कि वो ऐसे इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का काम जो है ये करता है। ठीक है, तो और भी सारे पॉइंट्स इसके हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आखिर में इसकी जो है डिस्कवरी कौन की। अब पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें यानी कि अगर बात करें संरचना की, तो संरचना जो है ये वही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है यानी कि धागे नुमा संरचना होता है। कब ये दिखता है, ठीक है, तो ये जब जो है सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न यानी कि कोशिका विभाजन के समय जो है ये क्या होता है, ये दिखता है। तो ये यहाँ से इतने पॉइंट्स हो गए किस चीज़ से मिलकर बना है, तो ये याद रखिएगा डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। कई बार एग्जाम में आते हैं कि क्रोमोजोम किस प्रोटीन से मिलकर के बना, तो याद रखिएगा हिस्टोन प्रोटीन, आप जरूर बताइए। उसके बाद सेल डिवीज़न के दौरान ये दिखता है। इसकी संरचना कैसी होती है, धागे नुमा इसकी संरचना होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब रही बात कि खोजकर्ता कौन है। ठीक है, यानी कि इसकी खोज कौन क्या था, तो याद रखिएगा खोजकर्ता। ठीक है, तो खोजकर्ता को ये समझिए कि जो है इसको जो है पुरकिंजे नामक जो है, ठीक है, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक जो इसकी खोज किए थे, लेकिन नाम जो है वेल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो कई बार ये इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों के दिमाग में कि खोज कौन किया था और नाम कौन दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा कि खोजकर्ता जो है जो क्रोमोजोम के वो पुरकिंजे हैं और नाम जो है वो दिए थे वो कौन थे, वेल्डेयर। ठीक है, ये इतने पॉइंट्स जो है आपके दिमाग में जो है अभी जो बेसिक इंपॉर्टेंस पॉइंट थे ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और भी इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। इससे संबंधित ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है ये कितने मतलब इसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो कई बार जो है टाइप्स में ऐसे करके दिखा देगा, हम यहाँ पे दिखाते हैं 2 टाइप्स के होते हैं। पहला अगर हम टाइप्स की बात करते हैं, ये 2 तरह का होता है। पहला जो है ऑटोसोम्स होते हैं,
ऑटोसोम्स और दूसरा जो है एलोसोम्स होता है। ठीक है, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स, इसको हमको समझना जरूरी। ऑटोसोम्स किसे कहेंगे और एलोसोम्स किसे कहेंगे। अगर जो है अगर कोई मेल है या फीमेल है, याद रखिएगा उन दोनों में ऑटोसोम्स जो है सेम होंगे, लेकिन एलोसोम्स जो होंगे वो दोनों में डिफरेंट होंगे। तो याद रखिएगा टोटल जो क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वो कितना होता है, तो याद रखिएगा वो 23 पेयर्स में होता है। ठीक है, कितना होता है 23 पेयर्स। इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की, तो वो कितना हो गया 46। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि क्रोमोसोम की संख्या क्या है, तो क्रोमोसोम की संख्या जो है कितनी है 46 है, लेकिन अगर पेयर की बात करें तो वो 23 पेयर्स है। ठीक है, जिसमें से याद रखिएगा इसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या जो ऑटोसोम्स में, इसमें जो 44 आते हैं। ठीक है, इसमें कितने आते हैं 44, यानी कि इसमें कितने पेयर्स होते हैं, तो याद रखिएगा 22 पेयर्स इसमें क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी कि याद रखिएगा ऑटोसोम्स क्रोमोसोम में 22 पेयर्स होते हैं, इट मीन्स 44 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। वहीं एलोसोम्स की बात करें तो इसमें जो है कितने बच गए आपके, तो इसमें हो गए आपके 1 पेयर्स। ठीक है, यानी कि एक पेयर जो है यहाँ पे एलोसोम्स में पाए जाते हैं। अब एलोसोम्स में जो एक पेयर्स में एक मेल का हो गया, ठीक है, और दूसरा जो है फीमेल का हो गया। अब एक चीज़ समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि ये 22 पेयर्स की बात जो कर रहा है, ठीक है, तो 22 पेयर्स में जो है ये दोनों सेम होते हैं, यानी कि ये कॉमन, इसको कॉमन भी कहते हैं, कॉमन क्रोमोसोम या ऑटोसोम्स कहेंगे, जो मेल और फीमेल दोनों में जो है इक्वल्स पाए जाते हैं। ठीक है, हर एक कंडीशन में। जब एलोसोम्स की बात करते हैं तो इसमें एक पेयर है, यानी कि कितने क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम। ठीक है, 2 क्रोमोसोम इसमें होंगे, एक चला जाएगा, ये मेल वाला पार्ट होता है, दूसरा फीमेल में। तो याद रखिएगा ये दोनों चीज़ें पूछता है कि इसमें कौन कौन से चीज़ें होते हैं। ठीक है, अब मेल में हम देखते हैं तो मेल में जो है क्रोमोसोम जो होते हैं, एक X होता है, दूसरा Y होता है, और फीमेल में X और X होता है। ये सारे पॉइंट समझिए, यानी कि कौन किसका, इसका फॉर्मेशन क्या है इसको हमने देखा, फिर जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है ये चीज़ हमने देख लिया। कब ये दिखाई देता है, तो सेल डिवीज़न के दौरान दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर बात करें तो ये न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। ठीक है, और इसके पहले ये क्रोमेटिन के रूप में रहता है। फिर जो है ये कितने पेयर्स में होता है, यानी 23 पेयर्स में होता है। नंबर की बात करें 46, 2 पार्ट्स हैं इसके, एक एटोसोम्स है, दूसरा एलोसोम्स है। इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं, 44 क्रोमोसोम होंगे। एलोसोम्स में जो है आपके 1 पेयर्स होंगे, जिसमें मेल और फीमेल में डिवाइड होगा। XY जो मेल का होता है, फीमेल का जो XX होता है। और खोजकर्ता उसके पुरकिन जो हैं, लेकिन नाम जो कौन दिया था, वेल्डेयर ने दिया था। इतना पॉइंट जो है अभी आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे इसके मतलब आगे, अभी जस्ट देखेंगे कि जो है ये कब जो है किसी लड़के का फॉर्मेशन होता है, यदि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो कब किस कंडीशन में जो है कोई लड़का होगा या लड़की होगी, या कई बार जो है ट्रांसजेंडर के भी केस बन जाता है, तो किसके वजह से, कितने क्रोमोसोम के वजह से, या कौन कौन से क्रोमोसोम मिलते हैं जिनके वजह से ये रिजल्ट होता है। इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने जो है ये मेल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे जो है फीमेल, ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। ये मेल है, मेल में जो है आपको जो है ये क्या होता है, मेल में जो है X और Y क्रोमोसोम होते हैं, जबकि फीमेल में क्या होता है, X और X क्रोमोसोम होते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मेल में जो है XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल में जो है XX क्रोमोसोम होता है। यदि मान लीजिए हम इसको मेल वाला जो पार्ट है, मेल है, उसको हम फादर मानते हैं, ठीक है, और ये जो फीमेल है उसको हम मदर मानते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ से मेल का, याद रखिए मेल का जो है X क्रोमोसोम, यानी कि यहाँ पे आया मेल का X क्रोमोसोम मिला, ठीक है, और फीमेल का एक X क्रोमोसोम, तो ये क्या मिला, तो दोनों XX हो गए कि नहीं हो गए, यानी कि मेल का X क्रोमोसोम और फीमेल का X क्रोमोसोम जब मिला तो यहाँ पे जो है XX क्रोमोसोम होगा, और ये जो है ये क्रोमोसोम किसका होता है, ऐसे अगर ये XX है तो वहाँ पे जो है गर्ल होगी। ठीक है, यानी कि उस समय जो है लड़की की बात होगा।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे हम कहेंगे टोटल कि हर एक मनुष्य में जो है 46 क्रोमोजोम होते हैं, यानी 23 पेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो हमने अभी जस्ट बताया था इसके पहले जो ऑटोसोम्स क्रोमोजोम होते हैं उसमें कितने होते हैं क्रोमोजोम, 44 जो कॉमन होता है, ये तो रहेगा ही रहेगा, प्लस यहाँ पे जो है ये दोनों क्रोमोजोम आ जाएंगे, यानी कि ये हो गया 44 और 2 यहाँ पे हो जाएगा 46, जो यहाँ पे सही है। तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें, अगर इन केस आप अब दूसरा केस लेते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे y ले लें, ठीक है, और यहाँ से फिर हम क्या किए, यहाँ से फिर एक x और ले लें, तो अब क्या हुआ, ऐसे कंडीशन में क्रोमोजोम हो गया XY, ठीक है, और ये जो है होगा किसका, ये बॉय का होगा। इस दौरान जो वो चीज़ वो जो है लड़का होगा। यहाँ भी ऐसे होगा 44 प्लस यहाँ पे जो है क्या है x और y क्रोमोजोम, यानी कि 44 और 2 ये हो गया 46। तो ये अपने दिमाग में रखिए कि ये दोनों तो 46 हो ही गया। तो किन किन क्रोमोजोम को मिलेगा तो वो वहाँ पे जो है बात करेंगे गर्ल के लिए, यानी कि अगर XX क्रोमोजोम होगा तो लड़की होगी और अगर XY क्रोमोजोम होगा तो लड़का होगा। लेकिन अब कई बार दिमाग में लोगों के ये जो है क्वेश्चन एराइज होता है कि कौन सी ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें जो है हम कहेंगे कि या किस कारण से जो है वहाँ पे ट्रांसजेंडर का, ठीक है, ट्रांसजेंडर का जो है केस आता है। तो ये भी चीज़ हम समझेंगे इसी वीडियो में कि ट्रांसजेंडर का केस कब आता है, ठीक है। ट्रांसजेंडर का केस कब आता है ये चीज़ समझें कि जब जो है क्या होता है कि जो मेल का जो पार्ट होता है, ठीक है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे दौरान जो है वहाँ पे चीज़ें जो है क्या डिसबैलेंस हो जाती है, जिसके वजह से जो वहाँ ट्रांसजेंडर का केस बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, मेल, अभी हम जस्ट बताएं कि मेल में क्या होता है X और Y होते हैं क्रोमोजोम, ठीक है, और फीमेल में क्या होता है X और X क्रोमोजोम होते हैं। और ये तो आपको पता है कि 44 तो दोनों में होते हैं, दोनों कॉमन है, प्लस, ठीक है, ये इसका दोनों क्रोमोजोम जो है यहाँ पे चला आता है। ये समझिए कि जो यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है, तो मेल का जो है मेल पोर्शन है जो वो दोनों चला आता है यहाँ पे X और Y, ठीक है, प्लस इसका एक चला आता है। तो अब आप काउंट करिए कि 44, 45, 46, 47, यहाँ पे क्रोमोजोम कितना हो गया 47, जबकि रहना चाहिए था कितना 46। ऐसे कंडीशन में जो है ट्रांसजेंडर होता है, ठीक है, ये याद रखिए। ट्रांसजेंडर का केस हो, यानी कि अगर जो है इसमें इस पोर्शन में गड़बड़ी आ गई तो यहाँ पे जो है दोनों क्रोमोजोम चले आते हैं, जिसके वजह से जो है ट्रांसजेंडर कहलाता है, ठीक है। जो भी बच्चा होगा वो ट्रांसजेंडर कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसजेंडर के केस में जो क्रोमोजोम की संख्या होगी वो 47 हो जाएगी, ठीक है। अब एक पॉइंट और समझिए जिसको अगर हम बात करें तो ये पॉइंट से है कि मेल क्रोमोजोम होता है जो है उसको जो है सेक्स डिटरमाइनर क्रोमोजोम कहते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट्स, मेल क्रोमोजोम क्या होता है, सेक्स डिटरमाइनर, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं लिंग निर्धारण, ठीक है, क्रोमोजोम। ये पॉइंट्स जो है इतने जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि जीन क्या होता है। कई बार आपके दिमाग में आता है कि जीन किसे कहते हैं, ठीक है। जीन से पहले हम समझेंगे जेनेटिक्स क्या होती है, जेनेटिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि जीन से पहले जो है हमको ये समझना ज़रूरी है कि जेनेटिक्स क्या होता है और किसे कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। तो जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स जो चीज़ें होती हैं वो जो है जिसको हिंदी में आनुवांशिकी कहते हैं, ये क्या करता है कि इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड्स करता है जो किससे संबंधित जो है जो भी जेनेटिक जो कैरेक्टर होते हैं, जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं किसी भी व्यक्ति के, आनुवांशिकी जो लक्षण होते हैं, जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, उन्हीं के बारे में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। कौन, जीन, ठीक है। और जेनेटिक्स अगर उससे चीज़ें स्टडी करते हैं तो वो जो है जेनेटिक्स कहलाता है। अगर इसकी बात करें जेनेटिक्स के जो खोज करता है या फादर ऑफ द जेनेटिक्स की बात करें, यानी कि फादर ऑफ द जेनेटिक्स की, तो ग्रेगर जॉन मेंडल,
याद रखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो है इनको जो है हम कहा जाता है फादर ऑफ द जेनेटिक्स। इन्होंने जो है सबसे पहले क्या किया था, मटर के पौधे पर, याद रखिएगा मटर के पौधे पे जो है इन्होंने जो है क्या किया था, रिसर्च किया था। क्यों? क्योंकि एक चीज़ और समझिए कि जो मटर का जो क्रोमोजोम होता है, ठीक है, वो 7 होता है, यानी कि 7 क्रोमोजोम, 7 क्रोमोजोम जो है मटर के पौधे पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसी मटर के पौधे को लेकर के जो है इन्होंने क्या किया, स्टडी किया था और वहाँ से जो उन्होंने बताया, तो इसी की वजह से जेनेटिक जो ब्रांच है, ठीक है, उसको उसके फादर कहे जाते हैं। एक चीज़ और समझिए, कई बार क्वेश्चन ये राइज होता है, आपके दिमाग में आना भी चाहिए, आखिर में क्यों इन्होंने जो मटर के पौधे लिए। जबकि जो है कैट की बात करें तो कैट में जो है ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। अगर बिल्ली की बात करें तो बिल्ली में जो है यहाँ पे जो है बिल्ली में 90 पेयर्स, अगर वीट की बात करें, गेहूं की बात करें 21 पेयर्स होते हैं। बहुत से ऐसे चीज़ है, चिंपैंजी वगैरह हुआ, वहाँ पे 24 पेयर्स जो है क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इन सभी चीज़ को छोड़ करके इन्होंने इसको क्यों लिया, यानी कि मटर के पौधे पे स्टडी क्यों किया, तो ये चीज़ यहाँ समझना जरूरी है कि क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे बहुत कम है, तो यानी कि 7 है। इसके वजह से जो है उन्होंने जो है मटर को वहाँ पे जो है उन्होंने इलेक्ट करके जो उस पर स्टडी की। ठीक है, तो ये इसी के वजह से जो है यहाँ पे उन्होंने जो है ये चीज़ किया। ठीक है, अब चीज़ जो जीन होता है वो किससे बना होता है, तो याद रखिएगा जो जीन होता है वो सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए से मिलकर के बना होता है। अब उसका स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लेते हैं कि सेगमेंट कैसा है उसका डीएनए का। अब हम बात करें सेगमेंट ऑफ डीएनए का, तो कैसे जो स्ट्रक्चर बनेगा जीन का, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग क्या, हेलिक्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो निकला हुआ पार्ट है इसको हेलिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसी का जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे हमने उठा कर ले लिया, इसी पे जो ऐसे ऐसे करके जो है बने होते हैं, जिसे जो है क्या कहते हैं, इसको जो हम कहेंगे बीड या जीन। ठीक है, इसी को कहेंगे हम बीड या जीन, यानी कि क्या होता है, इस पे एक सेगमेंट होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। वो जो है जीन क्या होता है, एक ये जो है सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। ठीक है, इस पे जो है इस तरह से जो गांठ टाइप में बना होगा जो बीड कहलाएगा या जीन कहलाएंगे, ये पॉइंट समझिए। उसके बाद अगर बात करें तो इसका वर्क क्या होता है, ये करता क्या है वो। ठीक है, जीन का काम क्या होता है, तो किसी भी ह्यूमन का, किसी भी पुरुष का जो अगर बात करें तो कुछ कैरेक्टर को डिसाइड करता है, कुछ कैरेक्टर को बताता है जो पिछली पीढ़ी से मिलता जुलता है, जैसे कि कलर ऑफ हेयर। ठीक है, कलर ऑफ हेयर की बात करें, बालों के रंग की बात करें, या स्किन की कलर की बात करें। ठीक है, स्किन की कलर की बात करें तो, और जो है नेक्स्ट बात करें जो है स्किन हो गया, बालों का रंग हो गया, उसके बाद आँखों का रंग अगर बात करें, आँखों का रंग, उसके बाद जो अगर बात करें हाइट की बात करें, ये सारे चीज़ें जो पिछली पीढ़ी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ से जो है उनके जो लक्षण होते हैं उसको जो है ये बताता है। तो ये सारे पॉइंट जो है इन सारे चीज़ों से इम्पोर्टेंट पार्ट से। अब ये तो मैं पहले ही बात बता दिया हूँ कि स्टडी ऑफ जीन जो है, ठीक है, अगर जीन की हम बात करें तो ये जो है जिसमें स्टडी किया जाए उसको जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक्स कहते हैं, यानी कि ये जो जेनेटिक्स जो है साइंस का विज्ञान है, एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जो है जीन के बारे में जो है हम लोग अध्ययन करते हैं। ये सारे पॉइंट जो हमने जो है बात कर रहे थे क्रोमोसोम के बारे में, हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा अगर बात करें कंपोनेंट ऑफ द सेल में, तो उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। ये चीज़ समझिए, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको जो है सूत्र कणिकाएं, हिंदी में जो इसे सूत्र कणिकाएं के नाम से जानते। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो हर एक केस में देखिए कि नाम और खोजकर्ता। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी खोजकर्ता की, ठीक है, कौन जो है इसकी खोज किया था, तो याद रखिएगा इसकी खोज जो है 2 साइंटिस्ट ने मिलकर के किया था, अल्टमैन और फ्लेमिंग। बहुत सारे ऐसे बुक में जो कहीं अल्टमैन का नाम दिया है, कहीं फ्लेमिंग का नाम दिया है। ठीक है, 1890 में जो है 1890 में क्या है, अल्टमैन
अल्टमैन एंड फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने जो है इसकी खोज किया था। लेकिन इसका जो नामकरण है, ठीक है, नोमेनक्लेचर की बात करें, अगर नाम की बात करें तो वेंडा नामक वैज्ञानिक ने जो है इसका नामकरण, इससे पहले वेंडा के नामकरण करने से पहले जो है, उससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। सबसे पहले जो है इसका नामकरण जो है किए फ्लेमिंग ने, ठीक है, फ्लेमिंग ने जो है इसका नामकरण किए, ठीक है। तो फ्लेमिंग ने इसे क्या नाम दिया, ये चीज़ हम समझते हैं। फ्लेमिंग ने जो है इसे नाम फिला दिया। फ्लेमिंग ने जो इसे नाम क्या दिया, फिला। फ्लेमिंग ने जो इसका नाम फिला दिया। उसके बाद जो फिर आते हैं अल्टमैन। अल्टमैन जो इसे कहते हैं, अल्टमैन जो है इसे कहते हैं बायोप्लास्ट। तो बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा नाम दिया। बेसिकली हमको 3 नाम जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखिए। अगर सिंपल सा नाम दिए तो वहाँ पे वेंडा, उससे पहले जो है या फ्लेमिंग ने किया था तो उन्होंने फिला बताया, अल्टमैन ने किया तो उन्होंने बायोप्लास्ट बताया। तो ये पॉइंट जो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप भले ईयर न याद करें 1890, लेकिन ये जो है आप याद रखिए। बहुत सारे अगर ऑप्शन है दोनों तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जो है एक ही ऑप्शन है, अल्टमैन है या फ्लेमिंग है, तो आप वहाँ लगा सकते हैं। बहुत सारे बुक में जो अल्टमैन ही दिया है, कई जगह फ्लेमिंग दिया है, कई जगह दोनों दिया है, लेकिन इसका सही आंसर जो है अल्टमैन और फ्लेमिंग है, ठीक है। तो खोजकर्ता और नाम जो यहाँ पे हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है इसको डिस्कवर्ड किया था, यानी कि पहले जो है सबसे पहले खोज अगर किसी की बात करें, फर्स्ट डिस्कवर्ड की बात करें, तो वो जो है इंसेक्ट में जो है, यानी कि कीड़े में जो है उसकी डिस्कवरी हुई थी। यानी कि इसकी खोज जो है किस में हुआ था, इंसेक्ट्स में। और वो कौन किया था, तो जो है फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अगर बात करें माइटोकॉन्ड्रिया का, तो वो जो है कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे, ठीक है। कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे, सबसे पहले ऑब्जर्व किया था उन्होंने, ठीक है। ये चीज़ अगर आएगी कि सबसे पहले ऑब्जर्व क्यों किया था, तो याद रखिएगा कोलिकर नामक जो है साइंटिस्ट किए थे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसके 2-3 पॉइंट्स हमको समझना जरूरी है कि इसका डायमीटर क्या होता है, ठीक है। इसका डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जिसे हम कहते हैं व्यास, ठीक है। एक पॉइंट्स ये हो गया। उसके बाद जो इसका लेंथ क्या होता है, यानी कि लंबाई क्या होती है, ये भी हमको समझना जरूरी है। बहुत सारे एग्जाम में जो यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर याद रखिएगा यहाँ पे 0.2 से लेकर के 0.1 माइक्रोमीटर है, ठीक है। याद रखिएगा 0.2 से लेकर के 0.1, ठीक है, माइक्रोमीटर है इसका डायमीटर। उसके बाद जो अगर हम लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है 1 से लेकर के 4 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी 1 से लेकर के 4 माइक्रोमीटर, ठीक है। अप्रॉक्स में लगभग पॉइंट में भी होगा, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा 1 से लेकर के 4 माइक्रोमीटर तक होता है, ठीक है। अब देखिए जो है एक चीज़ ये समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है खुद का डीएनए होता है, ठीक है, ओन डीएनए। यानी कि अगर हम बात करें अगर माइटोकॉन्ड्रिया की, तो इसमें जो है खुद का इसी का डीएनए होता है, ये याद रखिएगा। और ये इसका डीएनए जो है कैसा होता है, तो ये जो है सर्कुलर में होता है। अगर हम बात करें जो डीएनए की बात करें तो ये कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से डीएनए की बात करें अगर सर्कुलर की, तो इस तरह से जो है इस तरह से बना होता है, सर्कुलर टाइप में होता है। तो याद रखिएगा इसमें डीएनए का जो साइज़ कैसा होता है या किस तरह से होता है, तो ये जो है सर्कुलर डीएनए होता है। और एक पॉइंट्स और याद रखिएगा कि इसमें जो है डबल मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो हमने जो है यहाँ पे जो है कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए, कौन डिस्कवरी किया, सबसे पहले ऑब्जर्व कौन किया, कोलिकर ने, नाम कौन दिया था, वेंडा ने, फ्लेमिंग ने कहा था इसे फिला, अल्टमैन ने इसका नाम बायोप्लास्ट दिया। इसमें जो है डबल मेम्ब्रेन यानी कि द्विक झिल्ली जिसे कहते हैं वो होता है। इसका डायमीटर जो है 0.2 से 0.1 माइक्रोमीटर, लेंथ जो है 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर। इसमें जो खुद का डीएनए होता है जो सर्कुलर शेप का होता है,
ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है आपके दिमाग में बेसिक सा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इसलिए जो है इसको समझना ज़रूरी है। इसी के वजह से, अगर इसी का खुद का डीएनए होता है, इसी के वजह से जो है इसको जो एक और नाम दिया जाता है सेल विद इन सेल। ठीक है, सेल विद इन सेल, यानी कि खुद का डीएनए होने के वजह से जो है इसको सेल विद इन सेल का नाम दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो खुद का राइबोसोम होता है, जो क्या होता है खुद का, यानी कि ये खुद जो है प्रोटीन मेकिंग का काम करता है, यानी कि प्रोटीन बनाने का काम जो है ये इसके खुद के सेल के काम होते हैं। इसी के वजह से जैसे सेल विद इन सेल का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझिए, यानी कि ये क्या करता है, प्रोटीन जो है ये खुद ही बना लेता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है यहाँ पे खुद ही हो जाता है। ठीक है, इसी के वजह से इसे सेल विद इन सेल का नाम देते हैं। अब एक चीज़ समझिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, इसे जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, यानी कि इसे जो है बिजली घर, ठीक है, बिजली घर के नाम से जाना जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है एटीपी का फॉर्मेशन जो है ज़्यादा होता है, तो इसके वजह से जो है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ये पॉइंट, तो ये जो है यहाँ पे हम जो है आपके सामने जो ये एक फिगर है हम दिखाते हैं, यहाँ पे ये जो है पूरा सेल का फिगर है। ठीक है, पहले इसको देखिए फिर उसको हम समझाते हैं। ये पूरा सेल का फिगर है। यहाँ पे जो है अगर बात करें, ये जो पोर्शन है वो न्यूक्लियस है, यानी कि जिससे जो हम क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे केंद्रक बोलते हैं। और यहाँ पे जो है साइटोप्लाज्म में ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अब इसी को हमने जो जूम करके यहाँ पे हमने बना दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए दो तरह के मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। सबसे पहले ये आउटर मेम्ब्रेन जिसे क्रिस्टिन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन आप देख सकते हैं, इसे मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। अब एक चीज़ सुखी, ये जो यहाँ पे हमने क्रिस्टिन लिखा है, ये हम जो यहाँ पे लिए हैं, ये जो स्ट्रक्चर ये एनिमल के केस में लिए हैं। वहीं जो है अगर इसका नाम चेंज हो जाएगा, यदि अगर हम बात करें जो है प्लांट सेल के अंतर्गत जो है, प्लांट सेल के अंतर्गत जो है इसी को ट्यूबली कहा जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लिख दें प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल में इसे जो है इस नाम से जाना जाता है, लेकिन एनिमल सेल में जो है, यानी कि एनिमल सेल में जो है इसे एनिमल सेल में क्रिस्टिन के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या होता है, इस जगह पे ये जो आप देख रहे हैं, ये जो जगह यहाँ पे जो है एटीपी का जो है एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अभी एटीपी का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और ये समझिए कि यहाँ पे जो है 1 एटीपी में 7.3 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा यहाँ से बनता है। ठीक है, तो ये समझिए यहाँ पे एक ये जो है किस, यहाँ पे एटीपी यानी कि ऊर्जा घर यही है, एटीपी होता है। इसका फुल फॉर्म जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। इसमें 1 एटीपी में कितने 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा यहाँ पे बनती है। एनिमल सेल के केस में जो है आउटर मेम्ब्रेन को क्रिस्टिन बोलते हैं, इनर को जो है मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन प्लांट सेल के केस में जो इसे ट्यूबुली के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, अन्यथा जो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे हमने जो है डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये जो सबसे अगर बात करें जो सेल का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सेल, अगर बात करें सेल का सबसे बड़ा वाला भाग, ठीक है, तो सेल का सबसे बड़ा भाग जो है क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसे हम केंद्रक का नाम देते हैं। लेकिन अगर पूछे सेकेंड लार्जेस्ट, अगर सेकेंड लार्जेस्ट बोलेगा तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी कि जो है सूत्र कणिकाएं जो है इसका दूसरा सबसे बड़ा वाला भाग होता है। तो ये चीज़ जो है आपको समझ में होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अभी तो हम ज़्यादा पॉइंट्स हमने डिस्कस नहीं किया, काफ़ी लॉन्ग वीडियोज़ हो जा रहे हैं।
अगले वीडियोज़ में जो हम राइबोसोम्स, लाइसोसोम और भी जो पॉइंट्स है उसको जो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।